टू माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एटम। ठीक है, एटम से रिलेटेड चैप्टर वाइज नीट में जितने पीवाईक्यू आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रहे, यहाँ इस चैनल पे आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। अभी आप स्क्रीन पे पढ़ रहे होंगे, मेरे को पक्का पता है। ठीक है, तो स्क्रीन पे क्या है? स्क्रीन पे सबसे पहले बेसिक मॉडल जो आप ऐसे पढ़ते हैं, एक ऐसा हुआ, ये हुआ, कहानी। समझ रहे हैं बच्चों? तो कहानी की तरह मत पढ़िए। मॉडल मॉडल में देखिए कि मॉडल की जो सक्सेस थी वो क्या थी, मॉडल की फेलियर क्या थी, और मॉडल में क्या स्पेशल है। जैसे हम थॉमसन मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम पुडिंग, आपने आजकल तो गर्मियों का सीजन है, तरबूज खाया होगा, तो पूरा रेड रेड आता है। तो रेड रेड क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव पार्ट को। और जो ये डॉटेड है, जो ये इसमें काले काले दिख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारे इलेक्ट्रॉन का है। थॉमसन साहब ने क्या कहा था? मैं ज़्यादा मॉडल नहीं बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे हैं जैसे तरबूज में बीज। समझ रहे? तो क्या एक्सप्लेन कर पाया यह मॉडल? तो आपके पास 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो तीनों देख सकते हैं। स्टेबिलिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और रेडियो एक्टिव जो भी आपकी डीके या डिस्टिलेशन है, वो सारी प्रोसेस ये बता पाया। इसमें अगर आप स्पेस की बात करेंगे, जो एटम के अंदर ये स्पेस है बच्चों, इसमें ये लिखा गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ एटम है वो पजेस करेगा मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम। जो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये रेड वाला है, तो आपको वैसे ही दिख रहा है कि भाई ये तो सबसे ज़्यादा मास होगा ना, क्योंकि रेड वाला पार्ट तरबूज में तो ज़्यादा होता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी से आपको ये मिलेगा। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि इसका कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंटिन्यूअस मतलब एक जैसा हर जगह, ठीक है। और एक लाइन और, जो ग्राउंड स्टेट है वो स्टेबल होगी इलेक्ट्रॉन की। ये इस मॉडल की देन है। फेलियर रह गए तभी तो हम दूसरे मॉडल पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो गलत रहा होगा। तो बच्चों, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन जो थी, इसको ये समझाने में विफल रहे, असमर्थ रहे, फेलियर रहा इनका ये। दूसरा क्या था? जो रदरफोर्ड साहब पैरेलली एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें जो लार्ज स्कैटरिंग एंगल आया उसको भी ये नहीं समझा पाए। ठीक है, लेकिन थॉमसन मॉडल की एक बहुत बढ़िया बात ये थी बच्चों, इन्होंने इनडायरेक्टली डिटरमाइन कर दिया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे? ये क्वेश्चन आपके वहां बना भी था। इन्होंने क्या करा था? इनडायरेक्टली आपका मेजर कर लिया था। इनडायरेक्टली मेजर, या आप बोल सकते हैं डिटरमाइन, लिख लीजिए ज़्यादा सही रहेगा। डिटरमाइन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आएगा, अगर अगली बार रिपीट होगा तो यही है। ये बहुत पुराना 1988 के आसपास का क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो। इनडायरेक्टली डिटरमाइन क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसकी हेल्प से? बाय मेजरिंग चार्ज। ठीक है, ये थॉमसन साहब के देन है। ठीक है, चलिए आगे चलते। अब इसमें फेलियर रहे, तो फेलियर रहे, इन्होंने समझा नहीं पाए कई सारी चीज़ें। फिर हम रदरफोर्ड साहब के पास गए, तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने एक मॉडल दिया। एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है हमारा एटम एज अ होल। ठीक है, उसके बाद क्या एक्सप्लेन कर दिया? लार्ज स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होगा? एम्प्टी होगा। साइज जो था बच्चों, जो इन्होंने बताया लगभग लगभग सही था, लेकिन इन्होंने न्यूक्लियस का कंसेप्ट इसमें साइज बताया था, इन्होंने सिर्फ एटम का साइज बताया। तो एटम का साइज जो थॉमसन साहब ने बताया वही रदरफोर्ड में लगभग लगभग बराबर आया। यहाँ इन्होंने गलती करी, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि था क्या? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और इन्होंने ये कहा इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस और नेट फोर्स, दैट इज कुलोम्बिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज होता है जेडी और एक इलेक्ट्रॉन, तो दो चार्जों के बीच में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन कुछ तो फेलियर रही होंगी। अगेन स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। इस मॉडल को बोलते हैं क्लासिकल एटम बेस्ड मॉडल। एटम इज डूम टू कोलैप्स।
एक बार वो अपनी एनर्जी इतनी रेडिएट करेगा कि अपने में ही गिर जाएगा और समाप्ति की ओर, न्यूक्लियस में गिर के समाप्ति की ओर चले जाएगा। दूसरा, स्पाइरल पाथ ऑफ एक्सलेटिंग इलेक्ट्रॉन। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर आए हमारे बोर साहब। तो बोर साहब जो आए बच्चों, बोर साहब ने दिए 3 पोस्टुलेट। एक दिया उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट का, एक दिया उन्होंने क्वांटाइजेशन का, एक दिया उन्होंने फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ठीक है, तो बोर साहब क्या कहते हैं? बोर साहब कहते हैं बच्चों कि जो एटम है आपका, उसके पास एक स्मॉल मैसिव सेंट्रल कोर है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस के अबाउट जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको हमें फोर्स जो बांधे हुए है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और उसको प्रोवाइड कौन करा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोल दो बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ये था इनका स्टेशनरी ऑर्बिट की कंसेप्ट, या बोल सकते हैं न्यूक्लियर कंसेप्ट। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिए, आपने पढ़ा होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। दूसरा इन्होंने कंडीशन दी क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक इनकी बहुत बड़ी गलती थी जो इन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट चूज कर दी। ठीक है, और यही इनका बाद में फेलियर भी रहा कि वाई सर्कुलर ऑर्बिट चूजन बोर साहब, कैसे, किसने बताया आपको? ठीक है, तो इन्होंने उसमें एक कंसेप्ट दिया कि ऑल ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट आर परमिसिबल फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। अगर कोई ऑर्बिट इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो ऑर्बिट पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? इसी को हम बोलते हैं बोर क्वांटाइजेशन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद की बात करते हैं आगे। तीसरी जो कंडीशन थी जहाँ पर ये मॉडल फेल हुआ था, वो कंडीशन थी स्टेशनरी ऑर्बिट की, ये वाली। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट में ये कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमिसिबल ऑर्बिट में घूम रहा है तो बच्चों इन्होंने ये एज्यूम किया कि वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। समझ रहे हैं? कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और ऐसे ऑर्बिट को बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। और लास्ट कंडीशन फ्रीक्वेंसी कंडीशन। जब भी कोई एक एटम इमिट या एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी दैट इज फोटोन, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर टू लोअर। ठीक है, जब खा लेगा, और जब निकालेगा, इमिट करेगा तो, सॉरी मैंने गलत कह दिया, जब वो खा लेगा, जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो लोअर टू हायर जंप कर देगा, और जब वो इमिट कर देगा तो क्या होगा? हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये था हमारा मॉडल। लेकिन एक इनकी कमी रही, इन्होंने हाइड्रोजन को बहुत प्यार से समझा पाए, तो ओनली एप्लीकेबल टू 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे कि जो हाइड्रोजन का मॉडल है वो किस पे अप्लाई होता है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। दूसरा इनकी जो ये थी कि जिमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट और बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, उनको ये नहीं समझा पाए, स्पेक्ट्रम को अच्छे से नहीं समझा पाए। हाइड्रोजन के लिए बहुत अच्छा, लाइट न्यूक्लियर के लिए बहुत बढ़िया लगा, वेल एंड गुड। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट क्यों ली ये भी नहीं बता पाए, जबकि बाद में सोमरफील्ड का मॉडल जो हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन केमिस्ट्री में आपको मिलेगा, वहाँ पर उन्होंने इलिप्टिकल ऑर्बिट ली और सारी चीज़ें सही रही। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे या कभी आपने पढ़ा, तो सर्कल क्या है? इलिप्स का एक स्पेशल केस है। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। तो अब हम आगे पढ़ते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके बाद कुछ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले एक बार नीट में आपका यही क्वेश्चन बना था कि अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है डबल आयनाइज हीलियम। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस। तो इसमें अगर आप देखेंगे 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डबल आयनाइज का मतलब है 2 के 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं इसके, वो निकाल के बाहर फेंक दिए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक?
अब देखिए इसमें आपको आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ाया होगा कि अल्फा पार्टिकल को किसी सोर्स से हमने एक बीम बना के एक गोल्ड फॉइल पे फेंका, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, जो गोल्ड फॉइल पे आपने फेंका, अगर बहुत डीप क्वेश्चन आएगा, गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी होगी, ठीक है। गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी होगी अगर आपने गोल्ड फॉइल पे फेंका, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने इसमें रोटेटिंग या रोटेबल डिटेक्टर लिया था, उस पे स्क्रीन किसकी ली थी, ठीक है। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, स्क्रीन क्या यूज हुई थी इसमें, ये दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा ये आया नहीं है अभी तक, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। तीसरा क्वेश्चन बच्चों ये है कि जो आपका अल्फा पार्टिकल था, ये सारी एनसीईआरटी में है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी कहाँ से है, एनसीईआरटी से है। तो जो अल्फा पार्टिकल है बच्चों, इसका हम सोर्स क्या लेते हैं, समझ रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। चलो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स था वो था बिस्मिथ, और बिस्मिथ का सिंबल है 21483 Bi, ठीक हो गया। अल्फा पार्टिकल बच्चों जो स्क्रीन थी वो थी जिंक सल्फाइड की। गोल्ड फॉइल की थिकनेस एज इन एनसीईआरटी वो थी 2.1, ये आपकी केमिस्ट्री में भी आ सकता है, वहाँ भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इतना मीटर। ये बहुत थ्योरेटिकल डेटा है, ये आपका आएगा तो आपका क्या कहते हैं, क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो निकलेगा, अदरवाइज जाएगा। और एनसीईआरटी में जब डेटा है तो आ भी सकता है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब जो बीम थी अल्फा पार्टिकल की बच्चों, उसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ये पूछी जा सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आप एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन करेंगे या आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे टर्म हैं। अब आपने यहाँ देखा ही होगा कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन हुए थे उनके, उस ऑब्जर्वेशन में जो ग्राफ बना था वो ऐसे बना था। क्या यहाँ पर क्या था, स्कैटरिंग एंगल, और यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, जिसको एन थीटा लिखते हैं। इसका ग्राफ ऐसे बना था, क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज़ें ऐसे इनका ग्राफ बना था। तो इस ग्राफ से कुछ कंक्लूजन निकाले हमारे रदरफोर्ड साहब ने। उन्होंने इसमें स्कैटरिंग में ये बताया कि जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल हैं वो स्ट्रेट लाइन चले जाते हैं विदाउट सफ़र डेविएशन, डिफ्लेक्शन या थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिफ्लेक्शन। कुछ पार्टिकल उन्होंने कहा लगभग 8000 में एक क्या होंगे, डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं 90 डिग्री या उससे ज़्यादा। अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो जाते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने रिजल्ट ये निकाला, जो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जो सीधे निकल जाते हैं वो ये दिखाते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो हमारा एम्प्टी है। जो सीधे निकल जाते हैं वो ये दिखाता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं वो ये रिप्रेजेंट करता है मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का एम्प्टी है। नंबर 2, लार्ज एंगल जो हमारा स्कैटरिंग का था, रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया कि जो पॉजिटिव चार्ज और मास है वो कंसंट्रेट है एक बहुत ही छोटे रीजन पे, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कह दिया। किसको समझाने के लिए, लार्ज स्कैटरिंग एंगल। तो आएगा अगर लार्ज स्कैटरिंग एंगल को कैसे समझाया, न्यूक्लियस के कंसेप्ट को देके, ठीक है। तीसरा, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन का, जो आपका पूरे एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है, क्लियर है यहाँ तक। तो बाकी ये चीज़ें थी। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहला जो टर्म उन्होंने दिया, ये सब एनसीईआरटी में है, अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम मिले हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक ये हमारा है सबसे पहला टर्म। दूसरा है इम्पैक्ट पैरामीटर,
समझ रहे हैं? ये छोटे छोटे टर्म हैं, आपको आने चाहिए, अगर एग्जाम में आ गए तो फंस जाओगे। तो बच्चों जो क्लोजेस्ट अप्रोच आपकी वो थी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने एस्टिमेट किया, एस्टिमेट न्यूक्लियर साइज। पूछा जा सकता है ना कि क्लोजेस्ट अप्रोच से आप क्या निकालते हैं, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर रेट, कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, यहाँ पर एंटायर काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप इसमें फॉर्मूला रखें तो हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी के है यहाँ पर 1/4πε0 2 ZE², ठीक है। यहाँ पर हमने Q1 जो था हमारा ZE था, और जो अल्फा पार्टिकल चार्ज था वो 2E था, ठीक है। तो होती क्या है एनर्जी, वो होती है के Q1 Q2/R। तो Q तो हो गया ZE और अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो गया 2E, और अपॉन में डिस्टेंस आ जाएगी वो R0 मान लो। तो यही R0 जो है ये हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अगर आप ये वाला डेटा रखते हैं जो कि उन्होंने यूज किया था 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये अगर रख दें, मास रख दें, सब कुछ अगर इसमें डेटा रख दें, के की वैल्यू 1/4πε0 की 9 × 10⁹ रखें, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी आपकी R0, यहाँ से निकल के आया था 41.3 फर्मी मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमने एस्टिमेट किया कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो फर्मी मीटर क्या है, ये न्यूक्लियस रेडियस की यूनिट है। तो 1 फर्मी मीटर होता है 10⁻⁻15। तो यहाँ से हमने साइज का एस्टिमेट किया। इम्पैक्ट पैरामीटर बच्चों ये होता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, जब बहुत दूर होगा तो आपका न्यूक्लियस और वेलोसिटी के जो सेंटर से जो पॉइंट जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर हो जाएगा। और इम्पैक्ट पैरामीटर का आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, के वही है 1/4πε0 ZE² cot θ/2 अपॉन हाफ mv²। अब यहाँ पर जो इम्पैक्ट पैरामीटर का बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता हो ये पूछा जाता है, आपको थीटा दिया रहेगा, स्कैटरिंग एंगल दिया रहेगा, और पूछेगा दो एंगल के लिए क्या है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है बच्चों, इम्पैक्ट पैरामीटर से आपने क्या निकाला, इम्पैक्ट पैरामीटर से आपने निकाला इक्विवेलेंट लेंथ कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं नेचर ऑफ फोर्स जो हमारी इन्वॉल्व हुई हैं वो आपने यहाँ से निकाली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आई होप आपको ये समझ में आए। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, आपका जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो है, एक मिनट रुकिए, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है आपका 12.2, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपसे कह रहे हैं कि अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इतनी होगी तो बिफोर इट कम मोमेंटरी टू रेस्ट एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन, तो आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी है। तो 5.5 के लिए मैंने आपको बताया, तो जो 7.7 अगर आप रखते हैं, R0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.7 में, R0 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर निकाल के रखा है 1.2 10⁻⁻12 जूल, ये हो जाएगी। अगर आप एनर्जी जो है वो कितनी रखते हैं 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कई बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये क्वेश्चन जो आया है 2020 में आया है, और क्वेश्चन में बोर मॉडल या मॉडल से करा रहा हूँ। अगर आपको और डिटेल में मॉडल पढ़नी है तो आप मेरी टॉपर सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, उसमें हमने मॉडल अच्छे से करी है। एक बात और कहना चाहूँगा बच्चों, इस बार का जेई का पेपर देखते हुए मैं आपको अभी से
पेपर के बारे में थोड़ा इतना बता सकता हूँ, इस बार आपका पेपर काफ़ी थ्योरेटिकल हो रहने वाला है, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें एजर्सन्स रीजन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें ए एंड बी, बी एंड सी ऐसे वाले आपको कंफ्यूजिंग काफ़ी मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन की अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। तो सिंपल सी बात है, बोर मॉडल लगता है ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पर बोर मॉडल लगेगा। ये बात तो समझ रहे हो। तो यहां पर आप देखिए सिंगल आयनाइज हीलियम एटम, तो सिंगल आयनाइज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक होंगे। देखिए 2 हीलियम ये है, और सिंगल हीलियम आयनाइज मतलब देखो जेड यहाँ पर 2 है, अगर सिंगल हीलियम कहेगा और यहाँ पर एक प्लस लगा दिया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और एक इलेक्ट्रॉन पे ये लगता है। तो पहला तो सही है। ड्यूट्रॉन जो है वो आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जेड भी 2 है, सॉरी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी लगेगा। तीसरा कह रहा है सिंगल आयनाइज हीलियम एटम, तो बच्चों जो हीलियम है यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। और तीसरा है हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम पे तो लगता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत जो ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन से सही जो ऑप्शन है वो है सिंगल आयनाइज हीलियम एटम। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखो जनरली हमारा सिंबल ऐसे होता है बच्चों, आगे न्यूक्लियस में देखेंगे आप, तो जेड जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं टू मेंटेन ओवरऑल स्टेबिलिटी या न्यूट्रलिटी ऑफ अ एटम। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं आपके वो ए माइनस जेड होते हैं। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। मॉडल से बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा जो आया है 2004 में आया है और बोर मॉडल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोर मॉडल अगेन कह रहे हैं द बोर मॉडल ऑफ एटम्स प्रेडिक्ट द सेम इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर ऑल टाइप ऑफ एटम। ठीक है, ये तो नहीं करा, ऑल टाइप के लिए तो कर ही नहीं पाए हो। एज्यूम दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, अभी भी बताया था ना, ओनली दोज ऑर्बिट आर परमिसेबल फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। अगर आप पढ़ लेते हैं यूजेज आइंस्टीन फुट, नहीं ये भी नहीं करी। प्रेडिक्ट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ये भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरा, अब जो मेरा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है अल्फा स्कैटरिंग का, अल्फा स्कैटरिंग का। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और ये रहा। क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m moving with velocity v bombard on a heavy nucleus Zi, its distance of closest approach, ये 2016 में आया हुआ है और 2016 का फेज 1 में आया है। तो मैंने आपको फिर बताता हूँ, क्लोजेस्ट अप्रोच में हाफ mv² टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी Q1 Q2 ओवर R0 के बराबर हो जाती है। आप ये भी कह सकते हैं सर एक काम कीजिए, आप इस R0 को इधर ले आइए और टोटली K यहीं पर रहेगा। Ze आपका न्यूक्लियस का चार्ज, 2e आपका अल्फा पार्टिकल का, ये नीचे जैसे ही रखेंगे तो हाफ mv²। तो किस पे डिपेंड करेगा? ये करेगा 1 मास पे। और भी कोई डिपेंडेंसी पूछी जाएगी तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर ये है 4, और ये क्वेश्चन भी आपका वहीं से आया है। कहाँ से? ये बच्चों आया है 2010 में स्कैटरिंग वाले एक्सपेरिमेंट से। क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे अगेन जो क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो अगेन मैं आपसे बता दूं R0 इक्वल टू, अभी भी आपने निकाला था, क्या आएगा? K
जेड ई स्क्वायर, ठीक है, 2 लगा लेते हैं आगे से, अपॉन में हाफ एम बी स्क्वायर था तो हाफ एम बी स्क्वायर फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा, ऐसे ही रहने दो, चलो डिपेंडेंसी तो निकालनी है। तो आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, आर नॉट 1/m। तो करेक्ट ऑप, या वेलोसिटी भी हो सकती है 1/v²। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/m। तो बच्चों ये तो रिपीट ही हो गया ना, तो इसीलिए तो कहते हैं PYQ कर लीजिए। समझ रहे हैं या नहीं समझे? ठीक है, चलिए समझ ही गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, और ये आया है 2009। बहुत पहले पूछे जाते थे, आजकल इसका ट्रेंड कम है। अगेन स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन क्या है, अगेन वही कह रहा है, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट है अगर, तो एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किसके प्रोपोर्शनल होगा पूछ रहा है। तो एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल मैंने आपको बताया हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया जाता है, 2ZE² ओवर के कर लीजिए अपॉन में आर नॉट। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, ये हमारा ऐसे ही तो होता है के Q1 Q2 ओवर आर नॉट। ठीक है, तो आप बताइए जो ये एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वो हो जाएगी Q1 और Q2 की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ठीक है, इज इट क्लियर ना, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कुछ है। चलो सब्सक्राइब मत करो भाई, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो करेगा। कम से कम एक कमेंट तो कर दिया जाए, बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया। आप तो भैंस की तरह पढ़ते जा रहे हो और निकलते जा रहे हो। ठीक है, मतलब निकला, हाथ पोंछते हुए निकल लिए। समझ रहे हैं? थोड़ा सा कमेंट वमेंट करो, थोड़ा सा एनर्जी लाओ। ठीक है, अगर आप अच्छे से दिल से तैयारी कर रहे हैं तो एनर्जी लाओ और अपनी डिमांडें डालो, सर हमें ये इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये हमें नहीं आता समझ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसी टॉपिक से, और वो आया है, बहुत पुराना है वैसे तो, चलो मैं फिर भी करा रहा हूँ, 1994। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल बी करेक्ट एंगल फॉर अल्फा पार्टिकल फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0। अभी भी मैंने आपको बताया इम्पैक्ट पैरामीटर होता है ZE² cot θ/2 अपॉन 4πε0, के की वैल्यू रख दी यहाँ पे, इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। तो आप बताइए अगर थीटा यहाँ पर 0 है तो कॉट थीटा कितना, ये पूरा टर्म कितना बन जाएगा, ये अगर बी 0 है तो सारा 0 कर दोगे तो कॉट θ/2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और कॉट थीटा कहाँ पर 0 होता है, 90 पे, तो थीटा कितना आ जाएगा, 180। तो 180 डिग्री पे इम्पैक्ट पैरामीटर 0। वैसे भी कॉमन सेंस है ना, जैसे पार्टिकल गया और वैसे ही वापस आ गया, तो इम्पैक्ट पैरामीटर तो होगा ही नहीं ना। इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है, न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन और वेलोसिटी, जो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी है, उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये थे मेरे इम्पैक्ट पैरामीटर के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब हम कुछ अलग करते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन है बच्चों 2003 का। मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगेन मैं आपसे कहूँगा, मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो अपना फ़ायदा देखेगा, मुझे कोई भी अपना ऐसा लालच नहीं है बच्चों। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी मैं बुराई भी करूंगा, अपनी भी बुराई करूंगा, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस होगे उस दिन आप मेरी तारीफ करोगे। मैं अपनी तारीफ नहीं चाहता, मैं आपको सक्सेस होना चाहता हूँ। ठीक है, जनरली मैं आपसे कहूँगा भाई ये कर दो, आप वो कर दो, ठीक है, आपकी तारीफ कर दूंगा, उससे कुछ नहीं होगा ना। आपको तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको एक सीट लेनी है, उसके लिए आप जी जान लगाइए। आप देखिए ना कितने लोग फालतू टाइम, अरे ड्रॉप ले रहे हैं, कह रहे हैं हम ड्रॉप ले लेते हैं, हम तैयारी कर लेंगे। अरे कहाँ खाक तैयारी करोगे तुम, तुम्हारा मोबाइल, ध्यान तो मोबाइल में है। ठीक है, 2 मिनट आपकी, तुम्हारी जो उंगलियां हैं वो रील्स से बाहर नहीं आ रही है, इंस्टाग्राम से बाहर नहीं आ रही है, स्नैपचैट, कहीं भी जा रहे हो स्नैपचैट कर रहे हो, ऐसे थोड़ी निकलता है यार एग्ज़ाम। सन्यासी बनना पड़ता है भैया। ठीक है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो मांगती है ना। एक बार तुम्हारा हो जाएगा फिर कौन, किसको आपको पूछना है, फिर मेरे को भी मत पूछो, मेरे को अनसब्सक्राइब करके चले जाना।
ठीक है, मुझे ज़्यादा आपसे कुछ है ही नहीं, मुझे बस आपको सफल बनाना है। जो गरीब बच्चे हैं, जो बहुत महंगी कोचिंगों में नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, आजकल हालांकि बहुत बैच सस्ते हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ बहुत कम लोग उन बैचों को ले पा रहे हैं। असली गरीब का बच्चा तो ले ही नहीं पा रहा है ना। एक सब्जी बेचने वाले बच्चे से पूछो कि 3,000 रुपये कहाँ से आएंगे, 4,000 कहाँ से आएंगे। बहुत मुश्किल है बच्चों जीवन। आपके पास पैसे हैं, आप फ़ायदा उठाओ ना इन चीज़ों का, समझ रहे हैं। लोगों ने मोबाइल तो इसलिए लिया ना कि हमारे बच्चों की पढ़ाई हो जाए, वो भी किस्तों में ली। सोचो आप, 10,000 का मोबाइल किस्तों में लिया, 10 का भी कहाँ, 6-7 का लिया। आप तो देखो 20-20 हज़ार का मोबाइल हाथ में पकड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा गुस्सा आता है, उसको उस दीवार पे मारते हो। थोड़ा सा आप सोचिए कि मुझे कितना सेक्रीफाइस करके क्या कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चलो छोड़ो, आप जानते हैं। तो अगला है थॉमसन साहब का क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 है, जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट दैट। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने। तो बच्चों, जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने ये बताया जो कैथोड रे हैं वो क्या है, स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है, क्या है, कैथोड रे जो हैं वो क्या है, स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वहां से ये सारी चीजें निकल के आई थी। ठीक है, अब ये तो हमारा क्वेश्चन आया है, और ये हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये बेसिक तो है ना। स्टार्टिंग तो सारी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ही हम आपका ये सारी चीज़ें निकल के आई। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कैथोड रे। ठीक है, आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि कैथोड रे की प्रॉपर्टी बताओ, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन यह आ सकता है कि बताओ कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आप ये देखना, एक तो ये हो गया। कैथोड रे जो होती हैं बच्चों, थोड़ा सा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है, और ये ना आपका एक शार्प शैडो भी बना सकती हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ये जो कैथोड रे हैं ये डिफ्लेक्शन दिखा देती हैं जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, जो कैथोड रे है बच्चों, ये पेंट्रेट कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, पेंट्रेट कर सकती हैं, छेद कर सकती हैं थ्रू थिन मेटल प्लेट। और मेन इंपॉर्टेंट बात, जो कैथोड रे है बच्चों, ये डू नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करती हैं। और जो गैस आपके ली है वैक्यूम ट्यूब में, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगी। गैस यूज्ड इन वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और ये जनरली नेगेटिव चार्ज आयंस होती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। चलिए आगे चलते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब जो हमारे टॉपिक हैं वो ये हैं, वो बोर मॉडल की कहानी है। बोर साहब ने जो हमें बातें बताई उन्हीं पे बेस्ड बातें हैं। पहली बात, जो टॉपिक है, एक डेरिवेशन हुआ था, डेरिवेशन से बहुत सारे रिजल्ट आए थे, उन्हीं से बातें हैं। और क्वेश्चन जनरली इसी टॉपिक से आता है जो मैं अभी आगे आपको करवाने वाला हूँ। तो रेडियस का जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको ये याद रखना चाहिए, वैसे तो रेडियस ऐसा भारी भरकम होता है, Rn इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई। ठीक है, और पाई का भी स्क्वायर m k z e की पावर 2। इतना भयानक होता है, लेकिन मुझे इतना भयानक याद नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें ये याद रखना है A0/z। और सारी चीज़ें ना z के टर्म में याद करें। अगर आप हाइड्रोजन का देखें, हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन देगा ही नहीं, वो लिथियम दे देगा। फिर क्या करोगे, तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, n स्क्वायर A0, क्योंकि Z1 हो जाता है। सब इसको रट्टा मार के बैठे हैं, इसको याद रखो भैया। अच्छा जी, तो A0 क्या हो जाएगा सर, तो भैया A0 हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉन। सर क्या इसको बोर रेडियस भी कहते हैं, हमारे सर ने तो यही बताया।
हाँ भैया, इसको बोर रेडियस भी कहते हैं। अच्छा सर, अगर आप आर एन की जगह 1 रख दें तो क्या ए नॉट आ जाएगा? हाँ भैया, तो मतलब हाइड्रोजन के लिए जो N1 होगा वो बोर रेडियस होगा। हाँ, ये आप करिए ना अपने दिमाग की बात। सर ये तो सभी बताते हैं, आप कह रहे हो कुछ अच्छा बताऊंगा मैं। चलिए, अच्छा भी सीखिए थोड़ा। ये किसी ने नहीं बताया होगा, जिसने बताया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आर और एन के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो लगभग ऐसे आएगा। ठीक है, जनरली मतलब पैराबोला नेचर का, तो ऐसा मान के चलो। कैसा आता है अगर पूछ दिया जाएगा? पैराबोला। आपने कहा हाँ सर, ये किसी ने नहीं बताया। आप कहोगे सर और कुछ है इसके बारे में? हाँ, जो रेडियस है बच्चों, ये किस किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड कर सकती है मास पे। ये पूछा जा सकता है। रेडियस जो है वो डिपेंड कर सकती है एन स्क्वायर पे। रेडियस जो डिपेंड कर सकती है वो कर सकती है जेड पे। चलिए सर, ये भी काम आपने कर दिया। एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों, जैसे किसी दो का कंपेयर करना है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? R1/R2 मान के चलो। तो R1 के लिए अगर N1 दिया है, मान लो R1 के लिए N1 है और Z1 है, अलग अलग हैं दोनों, तो इसका स्क्वायर इंटू A2 जो है इसके लिए N2 का स्क्वायर ओवर Z2। ये वैल्यू आप लगा सकते हैं, इससे आप काफ़ी सारे अपने क्वेश्चंस सही करेंगे। तो आपको लेकिन ये डेटा पता होना चाहिए। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो करें कुछ क्वेश्चन। आपको ये सर कराओ। तो 2022 जब शिफ्ट 2 हुआ था तो वहाँ पर पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था, 2022, ठीक है। 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और क्वेश्चन कौन सा होगा? 8वां क्वेश्चन होगा मेरा। और शिफ्ट कौन सा था? दूसरा था। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो आंसर भी आपकी जबान पे होना चाहिए। सर कैसे निकालेंगे सर, समझ में नहीं आया। अरे R1 भी रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशन। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो N है ना यहाँ पे, N1 रखना है आपने ग्राउंड स्टेट हमेशा। N1 कहाँ पर रखना है? ग्राउंड स्टेट। N अगर एक से ज़्यादा 2 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। N अगर आपने 3 रखना है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही अगर बढ़ाते जाएंगे तो आपको एक कम कर देना है। तो कह रहे हैं कि R1 भी रेडियस ऑफ सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट एंड R2 भी रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट। इस साहब ने तो साफ साफ कह दिया है सेकंड और फोर्थ। तो R1/R2 निकालो। और है क्या ये भी देख लो, क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसने यहाँ पर आप देखेंगे ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर मॉडल, तो बोर मॉडल है। तो बोर मॉडल के लिए आप देखिए यहाँ पर जेड ऐसा क्लियरली दिया नहीं है, लेकिन आपको जो दिया है वो डिपेंडेंसी क्या है? दोनों की Z1 अगर आप रखते हैं तो क्या हो? कट जाएंगी Z1, ठीक है। तो बचेगा क्या? N1 का स्क्वायर ओवर N2 का स्क्वायर। तो दोनों में Z1 और Z2 आएगा, लेकिन Z1 और Z2 तो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि बोर मॉडल के लिए फिर बोर मॉडल जो लगता है वो Z1 पे लगेगा। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर। 2 का हो गया 4, 4 का हो गया 16, तो 1/4 0.25। छी 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 छी। सर ये क्वेश्चन हमको उस बार नहीं आया था, आ गया था या नहीं आया था ये आप जाने। देखो कितना सरल है ये मैं बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यह आया है 2003 में, 3 में आया है, 3 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, स्क्रीन पे है। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बी मिनिमम। किसका मिनिमम होगा पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर आप लगाना है, ए नॉट नहीं लगेगा। फर्स्ट स्टेट कह रहा है एन भी नहीं लगेगा, तो लगेगा तो क्या लगेगा? जेड। जिसका जेड ज़्यादा उसका आर कम। तो आप बताइए जेड सबसे ज़्यादा किसका? देखो लिथियम 2+ लिखा है ना, तो आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकाले हैं 2। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन जेड तो इसका 3 ही होगा ना, प्रोटॉन तो 3 ही होंगे। तो लिथियम की जो आपकी लिथियम 2+ की जो रेडियस होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी, एज इसका जेड मैक्सिमम है।
समझ रहे हैं? तो 2 ही क्वेश्चन मिले रेडियस के। अब अगला चलते हैं वेलोसिटी में। आगे देखते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी सेम जैसे हमने रेडियस के लिए फॉर्मूले याद करने थे वैसे ही वेलोसिटी के लिए भी, चाहे नीट है जेई है, सबसे आसान यही मिलेगा आपको। तो वेलोसिटी का वैसे फॉर्मूला होता है 2 पाई के, वही के वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, NH। तो इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं C137N। क्लियर है यहाँ तक? और ये किसके लिए होता है? हाइड्रोजन, ठीक है। Z1 रख दिया ना यहाँ पे, तो ये किसके लिए आ जाएगा? हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इसमें एक चीज़ मिस हो रही ना, यहाँ पे Z भी आएगा, ऐसे ऊपर आता है इसमें Z, ठीक है। आप कहते हैं अगर हाइड्रोजन के लिए सर नहीं, तो ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए आपका Z हो गया 1। तो जैसे ही Z1 रखोगे तो V1 कितना निकल के आता है? 2.18 इंटू, ये आपको याद होना चाहिए, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। डिपेंडेंसी देखें तो V1 डिपेंड कर रहा है Z पे, Vn डिपेंड कर रहा है 1/n पे, ठीक है। और V1 की ही बात करें बच्चों, V1 किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों याद रखो, ज़्यादा मत करो, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो V1 की वैल्यू है, अगर आप हाइड्रोजन के लिए Z1 रख रहे हैं, N भी 1 हो गया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? इसको देखें तो C/137। और ये जो है ना बच्चों, ये है आपका फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इन हायर क्लास में आप इसको देखेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन मिला है मेरे को, ठीक। और क्वेश्चन क्या है देखिए, 10वां क्वेश्चन है मेरा, और क्वेश्चन नंबर 10 है जो, वो आया है 2015 में। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर्ड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो हीलियम है कोई, वो भी हीलियम प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि बोर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक निकाल दिया। यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक, यहाँ नॉन रिलेटिविस्टिक ही चल रही है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल बी, अच्छा स्पीड कितनी होगी पूछ रहा है, तो Vn लगा दीजिए। V1 कितना हो जाएगा? 2 इसको राउंड ऑफ कर लें अगर 9 कर लीजिए, ठीक है, राउंड ऑफ करके 9 कर लीजिए, क्योंकि आता है ये 2.186, तो 9 हो जाएगा इंटू 10⁶, ठीक है। इसको आप अगर याद करें ना, इसको ऐसे याद करें, Vn इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁶ Z/n। तो जैसे ही आप यहाँ पे Z की वैल्यू रखते हैं, कितनी? हीलियम है, तो हीलियम में Z कितना हो जाएगा? 2, N कितना हो जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि इसने कहा था थर्ड ऑर्बिट, तो पहले ऑर्बिट के लिए N1, दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए 3। तो देखो कितना सरल हो गया बच्चों, आप खुद बताओ, अगर ये वैल्यू आपको याद है तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। आप बताओ, 2/3 आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁶। वैसे भी आप ऑप्शन में जाए ना, 3 ऑप्शन में 10⁶ है, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक बात करते हैं, जो अगला है वो है टाइम पीरियड। इससे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है लेकिन याद कर लीजिए इसको भी। टाइम पीरियड जो होगा बच्चों हमारा nth ऑर्बिट का, वो होता है n³ टाइम्स T1, ये बात आप ध्यान रख लो। और T1 की जो वैल्यू होगी वो 1.52 इंटू 10⁻16 सेकेंड होती है, ठीक है। तो इससे जब क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि 2 ऑर्बिट दे दिए जाएंगे आपको, उसका निकालो, तो ये आप लगाइएगा, उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। या ये लगाइएगा, इससे मेरे को कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला, इसलिए मैं इसका कोई रेफरेंस क्वेश्चन नहीं करा रहा। चलिए आगे चलते हैं एनर्जी में। एनर्जी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको जनरली याद क्या रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको ये बात याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का आधा इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो यहाँ से आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। या आप एक काम करिए, टोटल एनर्जी को कर लीजिए क्योंकि ये तो माइनस आएगी नहीं ना, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिस पे मॉड लगा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव में लाओ, और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा
2 टाइम काइनेटिक एनर्जी। या आप एक काम करिए, इसमें भी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का आधा जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है यहाँ तक। अब जो इनके फॉर्मूले हैं बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी, यहाँ पर टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। ठीक है। अब एनर्जी का जो फॉर्मूला देखेंगे आप, एनर्जी का फॉर्मूला जनरली हम यही यूज़ करते हैं हर जगह, 13.6 n² z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यही ज़्यादातर ध्यान रखना है। इसमें जो एनर्जी की डिपेंडेंसी है, एक तो z² हो जाएगी, ठीक है, एक मास हो जाएगा डायरेक्ट, ये बात आप ध्यान रखना, और इन्वर्सली में देखें तो n² हो जाएगी। ठीक है, यही आप ध्यान रखना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक, तो जब भी आपको एनर्जी निकालनी होगी, आप करेंगे क्या, आपको करना ये है, इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है। मैं इनका डिटेल में चलो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का भी, काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, वैसे आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। इसका होता है के अगेन वही है 1/4πε0 अपॉन में 2r, और पोटेंशियल हो जाएगा -k ZE²/r। ठीक है, और टोटल एनर्जी का यही कर लो, क्योंकि बड़ा फॉर्मूला इसका बहुत बड़ा है। अगर आपको कोई चाहिए तो ये है भैया, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, अगर मैं आपको सच बताऊं। 2π² mk² z² E4, इतना बड़ा फॉर्मूला कभी नहीं पूछा जाएगा, इससे डिपेंडेंसी से पूछा जाएगा, ये जूल के टर्म में। ठीक, बस यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे इसको घटना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है, टोटल एनर्जी भी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, क्योंकि ना इनके आगे माइनस है ये। तो जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो होगा क्या, आपकी जो टोटल एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का नेचर वही होगा जो एक्चुअल में होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे एनर्जी के फॉर्मूले, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। फॉर्मूले चल रहे हैं, अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एनर्जी से हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, और हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ट्राई करिए। कह रहा है कि T1, देखो यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है आपको, आप ध्यान रखिएगा, T1 यहाँ पर टाइम ही नहीं होता है। उसने कहा क्या है, T1 एंड T2 भी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो रेशियो बताओ। तो वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, एनर्जी इक्वल टू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप कहोगे सर जो एनर्जी है वो जो क्वांटम नंबर पे ऐसे डिपेंड कर रही है, तो T1/T2 जो होगा वो N1 नीचे आ जाएगा, N2 ऊपर चले जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो T1 है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की है, तो ग्राउंड स्टेट 1 हो गई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब N2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसमें रख दीजिए 9/4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9/4। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है भाई, आप खुद ही बताइए, इससे सरल क्वेश्चन कुछ मिल सकता है आपको? बस आपको यही ढूंढने हैं क्वेश्चन, और आपके निकल के आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि हमारा आया है, अच्छा ये हमारा 2022 में ही आया था, ये हमारा 2019 के ओडिशा में आया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेडियस है फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 0.51, वैसे 0.52 होती है, इन्होंने 0.51 कह दिया। ग्राउंड स्टेट एनर्जी इतनी, इफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय म्यून, अगर इलेक्ट्रॉन को म्यून रिप्लेस कर दें तो आपको पता होना चाहिए रेडियस की डिपेंडेंसी ये होती है, और मास इतना हो तो कितना हो जाएगा कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है, रेडियस और एनर्जी की मास पे डिपेंडेंसी ऐसी होती है। तो जो हमारा रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.5, और ये मास इतना कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 207 टाइम। ठीक है,
और इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा लगभग 2.56 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। एनर्जी में क्या होता है, मास का इनटू होता है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी -13.6 तो हाइड्रोजन की होती है। और अगर आपसे किसी अदर का पूछेगा जिसका मास दिया है, मास कितना दिया है 207, तो 207 से डिवाइड करोगे 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया ना, नहीं आया? नहीं आया होगा शायद आपके। देखो ना, हाइड्रोजन की जो रेडियस है वो समथिंग अपॉन एम है, तो हाइड्रोजन की आपको दी है, अगर आप दो का कंपेयर करेंगे आर म्योन ओवर आर हाइड्रोजन, तो आएगा क्या, मास ही तो आएगा कुछ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब म्योन हाइड्रोजन का म्योन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन का म्योन का, तो यहाँ पहुँचेंगे मास नीचे आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। तो कुल मिला के हमें कंपेयर ही तो करना है, समझ रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और यह आया है 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन इतना काइनेटिक और पोटेंशियल बताइए। तो अभी भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल टू मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको आप माइनस ऑफ टोटल एनर्जी कर सकते हैं, दैट मीन्स 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। और जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक कितनी आई ये, तो ये हो जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसकी टेक्निक हो गई और सॉल्व करने का तरीका हो गया। चलिए 14 क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू टोटल एनर्जी। अरे भाई फिर वही आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का मॉड करा था, इक्वल टू बाई 2 करा था और टोटल एनर्जी करा था। तो हम यहाँ से कह रहे थे कि टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी ओवर काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा 1। अगर आप यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी देखें तो हो जाएगी -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ओवर काइनेटिक एनर्जी का पूछें तो आ जाएगा माइनस आप, मतलब कि 0.2, अच्छा -1 होगा। अब देखते हैं ऑप्शन, तो ये क्या कह रहे हैं, अच्छा ये तो रेशियो में दे रहे हैं तो मॉड ही होगा, और इन्होंने पूछा किसका है, काइनेटिक 2a, तो कुछ भी करो 1:1 ही आपका आंसर बनेगा। ठीक है जी, इन्होंने क्या कर रखा, अच्छा गलती, सॉरी मेरे से गलती हो गई, 1:1 नहीं 1:-1। ध्यान से देखिए ऑप्शन में माइनस उन्होंने दिया है, ठीक है, क्योंकि वो देंगे ही देंगे, नेगेटिव होती है ना, और ये नेगेटिव साइन जो दिखाता है ना, ये बाउंड टू न्यूक्लियस को दिखाता है। ठीक है, आपका एटम न्यूक्लियस से बाउंड है, टोटल एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड सिस्टम के लिए जो एनर्जी होती है वो आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इससे आए हुए हैं तो मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको 2011 में। और 2011 में ये मेरा हो गया 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे करा, आउट ऑफ विच वन ऑफ इज नॉट अ पॉसिबल एनर्जी फॉर ए फोटोन टू इमिटेड बाय हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू बोर। तो बच्चों देखो, ऐसे परमिटेड लेवल होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ ही इनकी दूरियां घटती रहती हैं, और एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है -13.6 ओवर एन स्क्वायर। तो एन 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो। तो ये आपको याद भी होनी चाहिए, नहीं तो आप निकाल लो। ये तो आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा सेकंड का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा 151 का टीका, ये आ जाएगा आपका -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने ये याद रखी है ताकि जेई में ना थोड़ा कैलकुलेशन मेरा फास्ट हो जाए। तो अब आप देखिए, आपसे कह रहा है कि कौन सी एनर्जी आपकी फोटोन की इमिटेड में नहीं है, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस निकालो। आपको डिफरेंस तक पता होना चाहिए, पहले दो का डिफरेंस करोगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, इन दो का करोगे तो आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपके ऑप्शन में 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपका नहीं हो सकता। क्यों, या तो 10 हो सकता है या 12 हो सकता है, 11 कैसे हो सकता है बताओ, समझ रहे हैं ना। तो 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमारा पॉसिबल एनर्जी फोटोन की इमिटेड नहीं हो सकती है। चलिए अगला जो करते हैं, या आप ध्यान में रखिएगा, अभी आगे भी हम इसकी ज़रूरत पड़ सकती है।
अच्छा जी, तो ये था हमारा कौन सा 15 क्वेश्चन। ये 15 वाला क्वेश्चन है, ये एन की वैल्यू है, यहाँ पुट करो ये निकल के आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है मेरा जो 16 क्वेश्चन है ये भी वही है और ये आया है 2011 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है बच्चों। ठीक है, तो क्या है देखिए, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड एंड टू ग्राउंड स्टेट एंड द वेवलेंथ सो इमिटेड इल्यूमिनेट अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल हैविंग वर्क इतना स्टॉपिंग इतना, तो एन निकालो। सिंपल सी बात है, थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट डाल दिया। काइनेटिक एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी। कल हमने यही किया था टॉपिक, ये एनर्जी होती है, तो ऐड करोगे तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी अभी ध्यान दो, मैंने कहा था आपको गैप पता होना चाहिए, तो ये गैप कब का आता है पता है आपको? जब 4 से सीधा 1 में जाता है, आप माइनस करके देखेंगे तो यही गैप आएगा। कैसे? 4 का गैप होता है 0.85 और E1 हो गया आपका -13.6। इसको सॉल्व करेंगे ना, यही निकल के आएगा। तो एन कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन। बस पिछला क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा एनर्जी उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकालो करके दिमाग लगा दिया था। समझ रहे हैं? अच्छा जी, अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन में, और वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और आप बताइए, कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज अबाउट इतना, इट्स ए काइनेटिक एनर्जी इन दैट स्टेट। तो मैंने आपको बताया था, देखो काइनेटिक एनर्जी आपकी सिंपल सी बात है, अगर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जानी चाहिए? अगर आपकी टोटल एनर्जी माइनस में है तो काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, दैट मीन्स प्लस का 3.4, ऐसे ही निकल जाएगा। अगर आप कहोगे नहीं सर हमें ऐसे ही करना, कोई मेथड नहीं है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा शॉर्टकट भी तो अपनाओ यार। ठीक, जल्दी जल्दी करना चाहिए ना क्वेश्चन वहाँ। यहाँ अगर आप थोड़ा भी देर करेंगे तो क्वेश्चन आपको घुमाने में देर नहीं करेगा। 18 क्वेश्चन है 2004 में। कह रहा है कि एक एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की विद क्वांटम नंबर n, इतना एनर्जी गिवन है। तो कह रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन इजेक्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n3 टू n2। अभी भी मैंने बताया था ना आपको, 3 में से 2 हटाना है। एनर्जी क्या दी है? -13.6, n3 मतलब 3 का हो जाएगा 9, -13.6 ओवर 2 का 4। सॉल्व करें इसको, 13.6 हो जाएगा, ये 1/- का 9 और ये +1/4, तो 13.6 ये हो जाएगा 36, 5451। इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, बच्चों को 36, नहीं गलत कर रहा हूँ क्या? 9 4 36, तो यहाँ आ जाएगा 4 9, ये 5 आएगा ना, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस पूछ रहा है, अब इससे आसान क्वेश्चन आप क्या ही लेंगे बताइए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मेरा, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन आया है 2001 में। क्वेश्चन कह रहे हैं द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एन ऑर्बिट, ठीक है, इज En। nth में जो एनर्जी है वो En है। देन एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ सिंगल आयनाइज हीलियम। तो अभी भी मैंने आपको बताया था, जो एनर्जी है आपकी वो किस पे डिपेंड करेगी? ये पूरा फॉर्मूला है ना, 2π² mk² z² e⁴ ओवर n² h²। तो आपका z कितना है? 2 है। तो जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? z पे कर रही है। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? z का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, तो 4 टाइम e हो जाएगी। अभी मैंने आपसे पूछा, अभी बताया कि जब आप दो आपको दिए हैं तो जो न्यू रेडियस हो जाएगी, अगर रेडियस को रिप्लेस करेंगे तो ओल्ड रेडियस में जो नया आपका मास है उससे आप डिवाइड कर दोगे, और वहीं अगर आपसे एनर्जी पूछेंगे न्यू की, तो आप पुरानी में मास का इंटू कर देंगे।
और वैसे ही जेड का भी केस है। अगर जेड आपको न्यू जेड के केस में दिया है, अगर ये तो मास के केस में है, अगर जेड के केस में है तो जो एनर्जी न्यू की हो जाएगी, आप डायरेक्ट कंपेयर करके निकाल सकते हैं। जो एनर्जी ओल्ड की होगी उसको आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, उसको डिवाइड नहीं इनटू कर सकते हैं जेड स्क्वायर को, ठीक है। अच्छा, रेडियस के केस में आपको फिर जेड से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस का जो रिलेशन होता है वो एन स्क्वायर बाई जेड होता है। समझ रहे हैं यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत पुराना क्वेश्चन है 1995 का, और क्वेश्चन नंबर मेरा है ये 20, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया कि क्या इंक्रीज होगी डिस्टेंस बढ़ाने पे। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ समथिंग अपॉन आर होता है, टोटल एनर्जी का भी माइनस ऑफ समथिंग अपॉन आर होता है, और काइनेटिक एनर्जी का प्लस समथिंग ऑफ आर होता है। तो आर जब बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी घटेगी, आर जब बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी ड्यू टू माइनस साइन, ये अपोज कर देगा। आर जब बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके एनर्जी के। अब हम करने वाले हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पे, उसके बाद हम करेंगे लास्ट सीरीज, फिर उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म। देखो कितना इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने लास्ट के 1-2 दिन में रखा। अगर आप बोर भी हो रहे होंगे तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, ठीक। इससे 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरली इसको कोई कराता नहीं है लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दीपक क्लासेस में वो टॉपिक ज़रूर कराए जाएंगे जहाँ से PYQ आए हुए हैं। हाँ, जब चैप्टर कराएंगे तो फिर हम डिटेल में सारी चीज़ें करेंगे, ठीक। तो ये 2 टॉपिक हैं, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ पोटेंशियल भी आपको मिलेगा। तो एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो क्या है, ये किसी भी एटम की वो एनर्जी है बच्चों जो किसी इलेक्ट्रॉन को जंप कराता है ग्राउंड स्टेट से किसी अदर स्टेट में, ठीक है। जो भी एनर्जी हमें रिक्वायर होगी ग्राउंड से अदर स्टेट में जंप कराने में, उसको हम बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप एनर्जी निकालना चाहे, जैसे आप हाइड्रोजन की निकालना चाहे, तो हाइड्रोजन की जो फर्स्ट एक्साइटेशन हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेशन वो कैसे निकलेगी, E1 से E2 में, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगी। अगर सेकंड निकालनी होगी E1 से E3 में, तो ध्यान रहे कि E1 से ही आपको एनर्जी निकालनी हो, जहाँ ले गए वहाँ माइनस कर दो। अब जैसे इसको आप निकालना चाहे तो कई बार ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो 3.4 हो गया E2, और E1 हो जाएगा माइनस के 13.6, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और वैसे ही E3 माइनस E1 करोगे तो E3 हो गया आपका, मैं इसलिए कह रहा था आपको ये याद कर लो, 1.51 माइनस इसमें से माइनस 13.6 अगर आप हटाओगे तो आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट से किसी अदर स्टेट में भेजने में जो भी आपकी एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। और इसी के करस्पॉन्डिंग आप पोटेंशियल भी देख लें। एक्साइटेशन पोटेंशियल एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है जो हम देते हैं जब बॉम्बार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी को एक्साइट करने में टारगेट में, या आप बोल सकते हो उसका एक इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में रेस करने में जो हम एक्साइटिंग पोटेंशियल देते हैं उसकी भी वैल्यू इसी के बराबर होगी, ठीक है। अब बात आती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली नॉकआउट कर दे एटम से। मतलब इसका क्या हो जाएगा, अगर कोई ग्राउंड में है तो ग्राउंड से आपने उसको सीधा इन्फिनिटी भेज दिया और बाहर कर दिया, तो इसका मतलब और क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जैसे हाइड्रोजन है उसका आयनाइजेशन एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी इन्फिनिटी पे तो 0 हो जाएगी, और माइनस 13.6 तो ये हो जाएगी 13.6, ठीक है। और ये भी हमारी मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हो सकता है कि बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन को जो आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे रहे हो
जिससे वो आयनाइज कर रहा है टारगेट एटम को बाय नॉकिंग वन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछे गए हैं और जनरली आयनाइजेशन एनर्जी में जेई में काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, तो आप उसको कंप्लीटली तैयार कर लीजिए। और इसमें एक फॉर्मूला जैसे मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने हाइड्रोजन के लिए बता दिए हैं डेटा, अगर आपको नॉर्मली किसी के लिए निकालना है तो वो हो जाएगा +13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एनी एटम। ठीक है, और यहाँ पर तो ये वाला फॉर्मूला है 2 बार लगाना है अगर कोई अदर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अदर मीन्स लिथियम आ जाए, हीलियम आ जाए, तो वहाँ पर आप 2 बार E1 E2 निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, तब भी आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। चलो 1-2 क्वेश्चन आए यहाँ से, वो भी डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट टॉपिक में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है मेरा, और ये एक्साइटेशंस एनर्जी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन आया कब है? 2008 में। क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एनर्जी इतना, तो आपको एनर्जी दे दी है ग्राउंड स्टेट की, नहीं भी देते कोई बात नहीं। कह रहे हैं व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो आइनर एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी? तो मैंने आपको बताया अगर ग्राउंड से फर्स्ट में होगा तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ग्राउंड से फर्स्ट मतलब E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 कितना आया है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना सरल है देखो। अगला क्वेश्चन देखिए 22। ठीक है, 22 क्वेश्चन मेरा है आयनाइजेशंस एनर्जी से, और ये क्वेश्चन एक ही आए हैं, ज़्यादा तो नहीं दिखे मेरे को। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और है 22 इसी का है, एक्साइटेशन का क्वेश्चन 2007 में आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज इतना। ग्राउंड स्टेट की टोटल एनर्जी आपको दे रखी है, और पूछ रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है यहाँ तक? तो सिंपल सी बात है, एक्साइटेशन एनर्जी आपको दी है और आपको निकालनी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल आप निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, तो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो हमारी एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 13.6 ओवर एन स्क्वायर, तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आयनाइजेशंस का है, और क्वेश्चन नंबर 23 है ये। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2006 में आया हुआ है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आयनाइजेशंस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इतना, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ एनर्जी इतना, अकॉर्डिंग टू बोर द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय हाइड्रोजन विल बी। तो इसमें स्पेक्ट्रल लाइन भी पूछा गया है, बहुत सारी चीज़ें घुमाई हैं। तो एनर्जी फर्स्ट की कितनी हो जाएगी? E1 जो हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब E2 13.6 ओवर एन स्क्वायर होगा, तो अपॉन में 4 हो जाएगा, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी जो सेकेंड एक्साइटेड की हो जाएगी मतलब N3 आ जाएगा, तो 13.6 ओवर 3 का हो जाएगा 9, तो यह आ जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालो तो कितना निकल के आएगा? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन के पास कितने ऑर्बिट हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल हैं 1 से 2 हो सकता है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है? ग्राउंड से। 1 से कहाँ हो सकता है? 3 हो सकता है, और 2 से फिर आपका 3 हो सकता है। तो 3 आपके यहाँ पर पॉसिबल लाइनें हो सकती हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अब है स्पेक्ट्रल लाइन। देखो हमारी जनरली कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 लाइन। ठीक है, रीजन इनका याद होना चाहिए। कभी डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से रीजन में कौन सी लाइन है। यूवी, विजिबल, IR, IR, IR। ठीक है, एन इनिशियल कितना है? 1 2 3 4 5। एन फाइनल भी आपको पता है। देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? 1/λ = r है। अब जैसे लाइमन के लिए निकालना है तो 1/λ कितना हो जाएगा? r, 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। वैसे ही 1/λ है तो r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। सॉरी 3 मत रखिए, एन फाइनल हमको बताएगा। ठीक है,
एन फाइनल का स्क्वायर एन फाइनल रहने दीजिए, वो आपको बताएगा कहाँ जाना है। वैसे ही अगर पास्चन का आर रखिए 1/3 का स्क्वायर, इनिशियल हमेशा फिक्स रहता है, फाइनल आपका फिक्स नहीं रहता, ऐसे इन दोनों को भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 1 से 2 में चले गया, 2 से 3 में चले गया, तो आपको ध्यान रखना कि एन फाइनल आपको देगा और इनिशियल को भी नहीं भी दे सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें चलें, अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि भैया सीरीज लिमिट बताइए, सीरीज लिमिट, तो सीरीज लिमिट जो निकलती है बच्चों, वो निकलती है एन इनिशियल से आपको जाना पड़ेगा इन्फिनिटी, जो भी एन इनिशियल है वो वही रहेगा और इन्फिनिटी रख दीजिए, ठीक है। और मैं तो आपसे कहूँगा डायरेक्ट आप मेरी ट्रिक अपनाओ और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लैम्डा का। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, ये दोनों को इसमें रख के ही निकला है, ये सबके लिए लगेगा। अगर लाइमन होगा Ni1 Se2 3 4 रख दे। अगर आएगा मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए इनिशियल तो इनिशियल ही रहने दीजिए, फाइनल को इनिशियल में एक ही ऐड करके रख देना, मतलब लाइमन के लिए 1 से 2 हो जाएगी, बाल्मर के लिए 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे करके आप कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम का रेशियो बताओ, तो ये हो जाता है एन इनिशियल प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2ni+1, ठीक है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। एक आपकी सुविधा के लिए मैं एक वैल्यू बताऊंगा, 1/r की वैल्यू आप रट्टा मान लो 911 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी सीरीज के बारे में। और इसमें एक नोट ये है, अगर बाल्मर सीरीज में 2 से 3 जा रही है, किसमें, बाल्मर में 2 से 3 जा रहा है, इसको एच अल्फा लाइन कहते हैं। 2 से 4 जाएगा एच बीटा लाइन कहते हैं। 2 से 5 जाएगा एच गामा लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबकी सीरीज लिमिट अगर आप ले लें, अगर लाइमन की ले लें, बार्मर की ले लें, तो इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे होता है, ठीक है। मतलब ऊपर से नीचे को आओगे सीरीज लिमिट इनकी बढ़ेगी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था आपकी इसकी थ्योरी, बाकी आप इनकी एक एक सीरीज लिमिट निकालना घर में और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, प्रैक्टिस ही तो है सब कुछ। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जो मेरा क्वेश्चन था 22 क्वेश्चन हो गए थे मेरे। अब मैं अगला क्वेश्चन में जा रहा हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, और ये क्वेश्चन आया है 2017 में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन मतलब भी यही हो जाएगा सीरीज लिमिट, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमर। तो मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा एन इनिशियल टू फाइनल इन्फिनिटी रखो, मैं कहूँगा डायरेक्ट इसको लगाओ। तो लैम्डा लाइमन इक्वल टू हो जाएगा 1/r, क्योंकि Ni मैंने 1 रख दिया। लैम्डा बार्मर हो जाएगा 2, Ni 2 है बाल्मर के लिए, 2 का क्या हो जाएगा 4/r। और कह रहा है कि इनका क्या निकालो, रेशियो निकालो। तो जैसे ही आप इनका रेशियो निकालोगे, किसका किसका, बाल्मर टू लाइमन, तो लैम्डा बी ओवर लैम्डा एल करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया है 2016 फेज 1 में। कह रहा है कि गिवन दैट रिडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, ये तो मेरा हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला है, अगर जनरलाइज फॉर्मूला कभी पूछा जाए तो ये होता है। और ये रिडबर्ग की वैल्यू आपको दी रहेगी वहाँ एग्जाम में। रिडबर्ग की जो यूनिट होती है ये क्या हो जाएगी, हासाब निकालोगे तो मीटर इनवर्स आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रिडबर्ग कांस्टेंट दिया है, तो वेव नंबर जो 1/λ है इसको हम वेव नंबर भी कह देते हैं। कह रहा है कि वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, सिंपल सी बात है, इजीली निकाल दीजिए। तो 1/λ इक्वल टू क्या होता है, r/z², ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ फॉर्मूला, n इनिशियल माइनस n फाइनल स्क्वायर। अब आप देखिए जो लास्ट नंबर आपका निकलेगा वेव नंबर, ये तो दिया है 1/2, रिडबर्ग दिया है 10⁻7, जेड तो 1 ही हो गया। देखो एन इनिशियल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बार्मर के लिए, तो 1/4, और लास्ट लाइन मतलब ये इन्फिनिटी तो हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है इसमें, आपको निकालना है वेव नंबर। अच्छा वेव नंबर निकालना है आपको,
तो 1/λ हो गया है पूरा पूरा। ठीक, इसको सॉल्व करिए तो ये तो 4 आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा आपका 0.25 10⁻7। तो आपको ना 1/λ ही निकालना था, इसी को वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इससे भी लगा सकते थे, लैम्डा इक्वल टू आपको फिर उल्टा करना पड़ता, रेसिप्रोकल करना पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 26 और ये क्वेश्चन है 2015 का। कह रहा है कि इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट लाइमन टू लॉन्गेस्ट बाल्मर। देखो आया नहीं आया, लॉन्गेस्ट निकालना है, लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा। देखो इन क्वेश्चन में बहुत आसान होते हैं, यही पूछा जाता है। लॉन्गेस्ट इनिशियल हो गया 1, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर, बार्मर के लिए होता है 2, 2 2 जा 4 और 1 5। ठीक है, तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए इसको। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, अच्छा गलती हो गई बच्चों, ये तो ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तो मैक्स ओवर मिनिमम है ना, उनमें दोनों में लॉन्गेस्ट निकालना है, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो 1/λ लाइमन इक्वल टू आर हो जाएगा। लाइमन के लिए 1, लॉन्गेस्ट के लिए आप क्या लोगे, 1 बढ़ा दोगे, लॉन्गेस्ट के लिए 2 का स्क्वायर, और बार्मर के लिए 1/λ आर हो जाएगा। NI तो 2 होता है, तो 2 का 4 हो जाएगा, माइनस लॉन्गेस्ट है तो 2 से 3 जाओगे तो 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 3r/4 और ये सॉल्व करके आ जाएगा 5r/36। दोनों को डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करके आ जाएगा λL/λb इक्वल टू 5/27। ये तो तब लगता जब किसी एक सीरीज में मैक्सिमम भी पूछा रहता और मिनिमम भी पूछा रहता। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 27 और जो क्वेश्चन आया है 2014 में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इतना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है N(n-1/2). तो आपको लैम्डा दिया है 975 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर कहा है कि ग्राउंड स्टेट से यहाँ पर लैम्डा इतना है, तो यहाँ से आप क्या करिए, n निकालिए। ठीक है, तो n कैसे निकालोगे, इक्वल टू, तो इक्वल टू लगा दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा SC/λ। SC की वैल्यू रख देंगे 1240, क्योंकि वो तो लैम्डा वेवलेंथ है नैनोमीटर में, तो 975.8 है, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये समझिए कि ग्राउंड स्टेट से जहाँ पर वो है उसका जो गैप है N1 से जहाँ पर भी वो है उसका जो गैप है वो 1275 है। तो मैंने आपसे कल भी कहा था, या अभी शायद लास्ट वीडियो में कहा था, इसको आप ध्यान में रखिए कि ये गैप कहाँ पर आएगा। 2-4 गैप आप ध्यान में रखिए, तो ये 4 और 1 के बीच में गैप आएगा। तो n कितना आ गया, 4 आ गया, 4 इसमें रखेंगे तो 4, 4 में से 1 गया 3/2, तो आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और ये क्वेश्चन आया है 2013 में। क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट लाइमन इन, क्या कहा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन टू लॉन्गेस्ट बाल्मर। ये अभी भी क्या था बच्चों, हमने ये आपका रिपीट हो गया है, तो इसको आप खुद करेंगे, जिसका आंसर क्या आ रहा था 5/27। कर लेना इसको, ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट हो गया है, 2 बार आ गया। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 29 और ये है 2012 का। 29 कह रहे हैं आपसे, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट N3 टू N1 इन अ हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन UV। ठीक हो गया, इंफ्रारेड विल बी ऑब्टेन इन दिस ट्रांजिशन। तो इंफ्रारेड बच्चों कहाँ, आप देखना पड़ेगा। इंफ्रारेड के लिए 4 से 2 होगा, 4 से 2 किससे होता है, बाल्मर में होता है, और बाल्मर विजिबल में आती है। 3 से 2 भी बाल्मर होगा, क्योंकि लोएस्ट 2 है, 2 बाल्मर भी विजिबल में। 2 से 1 आपके आ जाएगी लाइमन में, जो यूवी में आती है। तो करेक्ट ऑप्शन है 4 से 3। 4 से 3 आप देख सकते हो, 5 से 4, 4 से 3 और 6 से 5, ये सारे IR में आते हैं लास्ट के।
तो इसका ऑप्शन होगा 4 से 3। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 मेरा आज का। और हम कर चुके हैं अभी तक के इसमें 8-10 क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है 2012 और 2012 में उस समय प्री मेंस का कंसेप्ट होता था। तो 2012 में देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम passes from fifth energy level to ground level. The velocity that atoms acquire as a result of photon emission is। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 1/λ लगाइए। 1/λ इक्वल टू हो गया आर जेड स्क्वायर। मैं बार बार ये फॉर्मूला ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जेड आपको अब हाइड्रोजन नहीं देगा। वो जमाना गया बच्चों जब हाइड्रोजन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी तक नीट में ऐसा नहीं हुआ लेकिन अब होगा। ठीक, ये आपको डेटा दिया है। ठीक है, 1 से 5 गया है, सॉरी 3 नहीं है 5 है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/25 तो आ जाएगा 1/λ इक्वल टू आर 24/25। ठीक है यहाँ तक। तो 1/λ है। आपसे पूछा है कि कितना लीनियर मोमेंटम होगा, तो P इक्वल टू होता है h/λ और 1/λ की वैल्यू आपके पास है। तो 24 HR/25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और ये क्वेश्चन 2012 में आया है। ठीक है, अगेन 2012 का है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड एंड देन सेकेंड टू फर्स्ट। तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ बताइए। तो सिंपल सी बात है, पहला कहाँ से आ रहा है 3 से 4, दूसरा कहाँ आ रहा है, दूसरा आ रहा है 3 से 2। ठीक है, आपको सर आपको कैसे पता? अरे भाई उसने लिखा है ना फर्स्ट जंप थर्ड एक्साइटेड स्टेट। पहली एक्साइटेड स्टेट कितनी हो जाएगी, N2 हो जाएगी, दूसरी N3 हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो उससे सेकंड में आ रहा है तो 4 से 3 में आया, फिर उसके बाद 3 से 2 में आया। तो वेवलेंथ निकालते हैं दोनों के लिए। मान लो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ λ1 है, इसके करस्पॉन्डिंग λ2 है। तो 1/λ1 इक्वल टू आर 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 1/λ2 इक्वल टू आर 1/2। छोटा वाला पहले लिखना है, 4 और ओवर 9 इनको कर दो सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/36 आर, और इसको सॉल्व करोगे तो 16 में से 7/16 नंबर 144 आर। अब आपको करना क्या है, λ1/λ2 कर लो। तो जैसे ही λ1/λ2 करोगे आंसर आ जाएगा 20/7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और यह आया है 2011 में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू दैट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर। द एटॉमिक नंबर जेड ऑफ हाइड्रोजन लाइक। तो हाइड्रोजन लाइक का जेड बताओ। ठीक है, तो लगा दीजिए 1/λ इक्वल टू आर 1/n(I²) माइनस 1/n(f²). ये लगा दीजिए। अब वो कह रहा है हाइड्रोजन लाइक है बच्चों। तो हाइड्रोजन लाइक है मतलब अगर ये λ1 दोनों के हैं तो लाइमन का कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर रख लीजिए 2 4 का और 16 का। ये तो आ जाएगा। तो बस सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, पहला वाला हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन लाइक था। तो पहले वाले के लिए जेड होता क्या है फॉर्मूला ये। तो मैंने पहले वाले के लिए Z1 कर दिया। ठीक है, आर यहाँ भी रहेगा, आर यहाँ भी रहेगा, आर से आर कट गया। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 4, 3/4 आ जाएगा इक्वल टू Z², और ये हो जाएगा 16, और 4 में से करो 3, तो 3 से 3 कट गया, इससे ये कट गया 4 बार, 4 उधर जाएंगे तो Z आ जाएगा 2। तो मतलब वो कह रहा था कि हाइड्रोजन का जो वेवलेंथ था वो आपका हाइड्रोजन लाइक था कोई, तो हमको जेड पता नहीं रहता है हाइड्रोजन लाइक में। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक की वेवलेंथ के बराबर है, तो दोनों की वेवलेंथ रखी और सॉल्व कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन है 2010 का। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है द एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज इतना, द एनर्जी ऑफ हीलियम इन फर्स्ट एक्साइटेड कितना होगा।
तो भैया एनर्जी का अगर आपको जनरलाइज फॉर्मूला आता है तो अब तक तो इस क्वेश्चन को आप कर चुके होंगे। ये होता है, ठीक है। तो हीलियम प्लस के लिए आप देखेंगे Z2 हो गया, N2 हो गया, तो आप रख दीजिए ना इसमें, तो -13.6 Z की वैल्यू रखो 4 आ जाएगा, N की रखो ये भी 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट गया तो इसकी भी इतनी ही होगी। अगला क्वेश्चन 34, ठीक है। और जो 34 क्वेश्चन है ये आया है आपका 2009 में, ठीक है। तो 34 कह रहा है क्वेश्चन आपका कि आयनाइजेशंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट इतना द एटम आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल टू इमिट ऑफ 6 वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन। तो सिंपल सी बात है, n(n-1/2) आपको दिया है 6, तो जब 6 होगा इसको सॉल्व करो, n² - n = 12, तो n² - n - 12 फैक्टराइज करोगे तो n - 4 और n + 3 = 0, तो n कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो n कहाँ पर होगा, वो 4 पे होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 वेवलेंथ निकाल लाओ, मैंने 6 के बराबर कर दिया, जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो 6 है। तो कह रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ होगी, अब हमको ये तो पता होना चाहिए ना वो कौन से स्टेट में है, तो हमको बताओ N4 में है। तो ऑप्शन देखते हैं, 3 वाला नहीं चलेगा, तो 4 से 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 35 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का। और क्वेश्चन है आपका 2007 का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इतना, द काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट, नहीं ये तो हमने कर दिया कई बार, इसको नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मेरा 35 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन इमिट फोटोन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी कौन सा करेगा, देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 से 1। तो बच्चों ये है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, अगर हाई फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस ढूंढोगे, जहाँ पर जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा वहाँ पर उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो अगर ग्रेटर एनर्जी डिफरेंस होगा तो इसका मतलब है क्लोजर एन होंगे, क्लोजर एन होंगे, एन जो n1 से n2 है इसके बीच में क्या है, एक क्लोज वैल्यू होगी, 1 से 2 ज़्यादा गैप नहीं होगा। तो ग्रेटर एनर्जी डिफरेंस रिजल्ट करेगा कि जो फोटोन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, ये बात भी याद रखना, लैम्डा कम होगी। तो इसलिए इसको सेटिस्फाई करता है 2 से 1, क्योंकि 2 से 6 में आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा गैप आ गया, 6 से 2 नहीं 6 से 2 में सब में गैप ज़्यादा है। तो बस हमें हाई फ्रिक्वेंसी के लिए क्लोजर एन देखना है और मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस देखना है जहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। जितना कम n1 में गैप होगा उतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा। तो ये थे मेरे 35 क्वेश्चन, आई होप आपने इन्जॉय किए होंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और मैं वादे के मुताबिक आपसे कहा था कि मैं ये करवाऊंगा, 2 टॉपिक करवा दिए, अभी मैं फिर आपसे वादा कर रहा हूँ आने वाले दिनों में आपको 2 वीडियो और मिल जाएंगी, एक मिलेगी एटम की, एक मिलेगी सेमीकंडक्टर की, ताकि और सेमीकंडक्टर पहले मिलेगा ताकि आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम सही हो जाए, समझ रहे हैं। मिलते हैं कल सेमीकंडक्टर में, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और पॉजिटिव रहिए, मेन बात है पॉजिटिव रहिए। आसपास क्या चल रहा है आंखें बंद कर लो, कानों में तेल डाल दो और पढ़ते रहो। थैंक यू।